अगर आप भी ACCA FR का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले FR इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जी? आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट साथ साथ रिवाइज भी करना है। एक रेकमेंडेशन क्या है, एक कंपल्शन क्या है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। सेकंड रिवीजन शुरू कर देंगे। इसमें क्या क्या कवर करना है बच्चे, आप मेरे को सेकंड रिवीजन में दुआएं देंगे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जो आपके सेक्शन बी एंड सी के क्वेश्चन है वो कहाँ कवर होंगे। सो हेलो 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 एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। अगर आप भी ACCA FR का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ACCA का स्किल लेवल का FR एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। उसमें आप 70 प्लस कैसे स्कोर करें उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, उसकी फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। अगर आप सितंबर 2026 में ये एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट रोड मैप भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके उसके फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली सेम नंबर ऑफ डेज के हिसाब से अपने अटेम्प्ट के लिए उसको काउंट कर लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बात करते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले FR इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जी? हम बार बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात इस अपनी ACCA जर्नी में क्यों करते हैं, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्यों ये इतनी ज्यादा एग्जाम्पशंस अगर ले भी ले स्टूडेंट मेजॉरिटी एग्जाम्पशंस ले भी ले तो ये जनरली एग्जाम्प्ट नहीं होता एग्जामिनेशन। क्योंकि ये एग्जामिनेशन ACCA का कोर है जी। ये ACCA की जान है, उसकी सोल है। और अगर आप स्टूडेंट है ACCA के तो आप जानते हैं कि इसके इसके बेसिस के ऊपर आपको AA और FM में बहुत हेल्प मिलती है। FR के अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको AA और FM की अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इसको हम एस कर लेते हैं ना, इसमें अगर 70 प्लस की तैयारी है ना तो FMAA में वैसे ही तैयारी बूस्ट हो जाएगी। यही बात है। और ये एक कंपलसरी पेपर है जो हमारा प्रोफेशनल लेवल का SBR, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करने वाला है। तो इसमें एक बेनिफिट नहीं है, इस सब्जेक्ट को तैयार करने में, इस सब्जेक्ट की को फोड़ने में एक बेनिफिट नहीं है। इस सब्जेक्ट को फोड़ने के साथ साथ आप AA और FM में भी फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर इस सब्जेक्ट को फोड़ते हैं तो आप अपने प्रोफेशनल लेवल का एग्जामिनेशन SBR को भी एस करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही रेलेवेंट पेपर है। उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी जॉब मार्केट के अंदर इसके इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे प्रिपेयर किया जाए, कंपनीज कैसे प्रिपेयर करेंगी एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें एक पूरा का पूरा जॉब मार्केट आपके लिए ओपन हो जाता है अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यही बात है जी, यही बात है। इसीलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम इसकी बात करने वाले हैं। सर, मार्किंग और एग्जाम फिलोसफी क्या है, सबसे पहले हमें थोड़ी सी डिस्कस करिए। कैसे हम प्रिपेयर करें, क्या थॉट प्रोसेस के साथ क्लियर करें, प्रिपेयर करें, उसकी बात करें। तो लो बच्चे, कोई भी एग्जाम हो, तीन बातों का खासा ध्यान आपको रखना है। ये तीन चीजों को, अगर आप तीन चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं। क्या है ये तीन चीजें? ये तीन चीजें हैं CPT, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड टाइमिंग। अगर आपको किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो द फर्स्ट स्टेप इज, आप अपने आप को कंसेप्चुअल बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अपने कॉन्सेप्ट को इतना तगड़ा कर लीजिए कि आप जल्दी एग्जामिनेशन में हार नहीं पाए। दूसरा, कंसेप्ट को समझना एक बात होती है, उस कॉन्सेप्ट को एग्जामिनेशन में अप्लाई करना, क्वेश्चन के बीच में अप्लाई करना दूसरी बात है। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, वंस द व्हाई इज क्लियर, व्हाई एंड व्हाट इज क्लियर, हम उसको हाउ टू बी अप्लाइड की बात करेंगे कि उसको क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। जब वो भी अप्लाई करना सीख जाए तो हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है और खुद को टाइम करना है। अपनी मसल मेमोरी ऐसे क्रिएट करनी है। देखिए, आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, योर पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। तो मान लीजिए आप वहां पर 2 मार्क्स का अगर एक MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो 2 मार्क्स के MCQ के लिए आपके पास 3.6 मिनट से ज्यादा नहीं है। सर, ये कैसे कैलकुलेट किया? 180 मिनट्स मिलने वाले हैं आपको फॉर द एंटायर 100 मार्क्स। दैट मीन्स पर मार्क आपके पास 1.8 मिनट्स है जी, पर मार्क। तो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 3.6 मिनट्स है। 3.6 मिनट्स है, 3.5 मिनट रफली मान के चलिए। 3.5 मिनट से पहले पहले वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए।
इनफैक्ट हम सेक्शन ए सेक्शन बी की बात करेंगे, स्पेसिफिकली सेक्शन ए तो आपको जल्दी कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि सेक्शन बी एंड सी के अंदर रीडिंग काफी ज्यादा होने वाली है। ऑल्सो आई एम एज्यूमिंग कि आपको पेपर फॉर्मेट पता है। जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ तो इस वीडियो के अंदर मैं पेपर फॉर्मेट की बात नहीं करूंगा। आई एम एज्यूमिंग कि ऑलरेडी आप प्रिपरेशन के दौर में हैं और आप एग्जाम फॉर्मेट को समझते हैं। चलिए जी, एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये पेपर ना आपकी मेमोरी को टेस्ट नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट अ मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपको एज इट इज वर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर हमें स्टैंडर्ड की एज इट इज वर्डिंग याद रखनी है, क्या एज इट इज डेफिनेशन याद रखनी है? नहीं, आपको उसका सोल पता होना चाहिए, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसका मीनिंग फिलोसफी पता होनी चाहिए, दैट्स इट। आपको उसकी यू नो एज वर्ड टू वर्ड आपको रिप्रेजेंट करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बोला जाएगा और आपसे उम्मीद भी नहीं रखी जाती। याददाश्त को टेस्ट नहीं करता है एसीसी का कोई भी एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर, आपकी मेमोरी को टेस्ट जल्दी नहीं करता है, टेस्ट करता है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को। तो कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। चलिए जी, चलिए जी, आगे बात करते हैं 60 डेज प्लान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर आज की डेट में खड़े हैं तो आज वैसे तो 7 जुलाई हुई है, बट आई एम ऑल्सो एज्यूमिंग मैं 60 डेज रफली लेके चल रहा हूँ। तो मैं 60-61 डेज का प्लान आपके लिए रफली लेके चल रहा हूँ। 9 जुलाई से मैं प्लान मान रहा हूँ, 9 जुलाई से ये प्लान की बात कर रहा हूँ। रफली आज से 40 डेज, रफ बोल रहा हूँ, हाँ, रफली अप्रोक्सीमेटली 40 डेज, मतलब 9 जुलाई से 40 डेज आपके 20 ऑगस्ट बनते हैं रफली। रफली दिस इज बेसिकली 20 डेज बिफोर एग्जामिनेशन। इन 40 डेज के अंदर आपको क्या करना है? इन 40 डेज के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट कवरेज कर लेना है, पूरा कॉन्सेप्ट कवरेज कर लेना है, विद कॉन्सेप्ट कवरेज के साथ साथ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। किस तरह के क्वेश्चन? आपको यहां पर सेक्शन ए के क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। सेक्शन ए के जितने क्वेश्चन समझ लगते हैं, जितने भी आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं, क्या रेफर करेंगे उसकी भी अभी बात करने वाले हैं। सेक्शन ए के अगर आपके सेक्शन ए के जितने तरह के आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है उसको एक बार सॉल्व कर लेना है। 40 डेज लगाने हैं लगभग अपने सिलेबस के अंदर। आप इस 40 डेज को नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड कर सकते हैं, हर चैप्टर को नंबर ऑफ आवर्स असाइन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं अगर रफली बोलूँ तो आपको लगभग लगभग अगर मैं बोलूँ तो रफली ऑन एन एवरेज 4 to 5 आवर्स पढ़ना चाहिए डेली। 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ना चाहिए। आपके पास 160 to 200 आवर्स हो जाएंगे। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कॉन्सेप्ट कवरेज के लिए। प्लस आई ऑल्सो कॉल दिस एज द रिवीजन नंबर 1। दिस इज फॉर मी इज रिवीजन नंबर 1। आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट साथ साथ रिवाइज भी करना है। पढ़ने के लिए ऑब्वियसली या तो आप कोई बुक रेफर कर रहे हैं या कोई क्लासेस रेफर कर रहे हैं, तो इस 40 डेज के अंदर आपको वो कंप्लीट करनी है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है? आपके साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होता जाएगा उसकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आपको इकट्ठा नहीं कर लेना, आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं 4 या 5 चैप्टर्स कर लूंगा फिर क्वेश्चन करूंगा, नहीं। तब तक कॉन्सेप्ट यहां से चला जाएगा। कॉन्सेप्ट में कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो आपको साथ साथ पढ़नी है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपको करके चलना है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू, यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट। आपको ये नहीं भूलना है, आपको ये नहीं भूलना है, आपको ये कवर करके चलना है जी। आपकी कॉन्सेप्ट कवरेज यहाँ पर 100% होगी और साथ साथ क्वेश्चन कवरेज सेक्शन ए के जितने भी एटलीस्ट क्वेश्चन है वो कवरेज आपकी होनी चाहिए यहीं पर। इसके लिए 4 to 5 आवर्स डेली देंगे, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट है। इसके अंदर 200 आवर्स के अंदर अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, अगर ये 160 to 200 आवर्स जितना भी ये टाइम पीरियड होगा उसका 50% टाइम पीरियड आपका क्लासेस में जाएगा। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं या फिर अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो 50% ऑफ द टाइम प्रिपरेशन में जाएगा एंड 50% ऑफ द टाइम प्रैक्टिस में जाएगा। रफली अगर मेरे को डिवाइड करना हो तो ऐसा चलेगा। रफली अगर मेरे को डिवाइड करना है तो ऐसा चलेगा। इन बिटवीन अगर यहाँ पर आपको और ऐड ऑन करना है, कुछ और आप कर सकते हैं जो जिससे आपकी तैयारी बूस्ट बूस्ट होगी, तो मेरा एक रिकमेंडेशन इज यहाँ पे मैं दूंगा। माय रिकमेंडेशन फॉर दिस फेज, वन रिकमेंडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक रिकमेंडेशन है जी। और एक मैं आपको बोलूंगा कंपल्शन है।
वन रिकमेंडेशन एंड वन कंपल्शन, क्या करना है जी? एक रिकमेंडेशन क्या है, एक कंपल्शन क्या है, मैं उसकी बात करने वाला हूं। पहले रिकमेंडेशन की बात करूंगा। पहले मैं रिकमेंडेशन की बात करूंगा। मेरा एक रिकमेंडेशन आपसे इस फेज के लिए है कि आप अपने समरी नोट्स बनाते चलेंगे। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वंस दैट टॉपिक इज कंप्लीट, आप उसका अपनी वर्डिंग्स के अंदर समरी बनाएंगे। कोशिश करेंगे उसमें कोई भी नो पॉइंट इज मिस्ड, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। और अगर आप कर सके तो इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद बनाइएगा। उससे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चंस किस पे पूछे जा रहे हैं, तो आप वो पॉइंट कभी भी समरी में मिस नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को कवर करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद समरी बनाना है, समरी नोट्स बनाने हैं जिसमें कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर ऑब्वियसली अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास नोट्स मिलते हैं जो कि ऑलरेडी समराइज्ड फॉर्म के अंदर, पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। अगर पीडब्ल्यू के साथ पढ़ेंगे तो वो एक एडेड बेनिफिट मिलेगा, तो फिर शायद आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप अपने अपने क्लास नोट्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप चाहें अपनी वर्डिंग में, अपनी हैंडराइटिंग में फ्लो चार्ट्स ड्रॉ कर कर या जैसा भी करने चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं, समरी नोट्स ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे क्लास नोट्स भी सिमिलर फॉर्मेट के अंदर है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। देन वन कंपल्शन क्या है जी, क्या कंपल्सरी है यहाँ पर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वुड इस पे आपकी सक्सेस बहुत डिपेंड करेगी। क्यों? आप क्या करने वाले हैं, आप जितने क्वेश्चंस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या मार्क करना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई कॉल इट एज पीओआई, पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। आपको उसके अंदर पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस मार्क करने। मतलब अगर आपने मान लीजिए 10 या 15 क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई अजम्पशन, कोई ना कोई कैलकुलेशन, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो टेढ़ा होगा, जिसके ऊपर वो क्वेश्चन पूरा का पूरा बेस्ड होगा। आपको उस क्वेश्चन के बारे में वो वहां पर नोट कर लेना है साइड में कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है। और अगर आपको लगता है कि वो सोल्यूशन शायद ट्रिकी था, शायद दूसरी बार समझने में मुश्किल हो, तो वहां पर उसके सोल्यूशन का हिंट भी वहीं पे नोट कर लेना है कि इसमें ये पॉइंट था और इसका सोल्यूशन ऐसा निकलने वाला है। इससे क्या होगा बच्चे, आप मेरे को सेकंड रिवीजन में दुआएं देंगे। क्या होगा? फर्स्ट रिवीजन जब आप ऐसे कर लेते हैं, आप ऐसे नोट्स बना लेते हैं, जब आप सेकंड रिवीजन करने बैठेंगे तो जब भी आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, जब भी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप फटाफट से रिकॉल कर पाएंगे। आपको दोबारा पूरा क्वेश्चन शायद सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर मारते ही आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये इज कंपल्शन, ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये कंपल्शन है मेरी तरफ से। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर एफआर, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जरूर करिएगा, ये जरूर करिएगा। अब आपका फर्स्ट कवरेज और रिवीजन, मैं बोलता हूं फर्स्ट रिवीजन आपका कवर हो जाएगा इन द फर्स्ट 40 डेज। सेम चीज आपको क्या करनी है, अब आपको कवर करना है सेम सारे कॉन्सेप्ट्स को, और लास्ट जो आपने रिवीजन पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस मार्क किए हैं उनको आपको थोड़ा क्विक क्विक रिवीजन देना है, इसको क्विकली रिवाइज करना है विद इन 15 डेज, तो 15 दिन में। और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ आवर्स 4 to 5 आवर्स से रफली 5 to 6 आवर्स पे जा चुके होने चाहिए, 5 to 6 आवर्स डेली पर जा चुके होने चाहिए। तो रफली अगर मैं बोलूँ तो आपका जो ये 15 डेज है आपके पास, इसमें 75 to 90 आवर्स का काम होना चाहिए। 75 to 90 आवर्स की प्रिपरेशन इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक, ठीक। तो इस 75 to 90 आवर्स के अंदर आप प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, आप और सेकंड रिवीजन शुरू कर देंगे। इसमें क्या क्या कवर करना है आपको, इसके अंदर कॉन्सेप्ट का समरी नोट से, समरी से बुक नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी अब। ठीक है, समरी से, क्योंकि समरी में सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, तो समरी प्लस प्लस पीओआई कवर करना है, पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस कवर करने हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, ठीक। तो आपको ऐसा करके चलना है। जब ये हो जाएगा तो आखिरी 5 दिन बचते हैं, लगभग 5 सितंबर ऑनवर्ड्स आपके पास 5 दिन बचेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए बचेंगे, 5 डेज बचेंगे। आखिरी 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है उसकी बात कर लेता हूँ। आखिरी 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है उसकी बात करने वाला हूँ। आखिरी 5 दिन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड समरी पढ़नी है, लिमिटेड समरी पढ़नी है प्लस पीओआई। लिमिटेड समरी मतलब जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है ना, उनकी समरी दोबारा पढ़ने की जरूरत है, और सिर्फ पीओआई इसको कर लेना है।
पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस को कर लेना है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट, मतलब पीओआई का भी पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस में भी आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं इन सेकंड रिवीजन, या फिर जहां पर आप गलती कर रहे हैं सेकंड रिवीजन से फिल्ट्रेशन दोबारा शुरू कर लेनी है, सेकंड रिवीजन में आपको फिर फिल्टर कर लेना है पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस को, और वो फिल्टर्ड पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आपके कवर होंगे यहाँ पर समरी रिवीजन 3 में, थर्ड रिवीजन के अंदर। दिस इज योर थर्ड रिवीजन। आपको एग्जामिनेशन देना है तो आपको 3 रिवीजन लगेंगी जी। आखिरी दिनों में सर कितनी देर पढ़ाई करें? जितना मैक्सिमम कर सके, 7-8 घंटे कंफर्टेबली कर सकते हैं करिए, 8 से 10 घंटे कर सकते हैं करिए, 7-8 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। इन 5 दिनों में दुनिया को भूल जाना है, बाकी दिनों में आप दुनिया को याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 5 दिन के अंदर एटलीस्ट आपको दुनिया को पूरा भूल जाना है। आप दुनिया को भूल के बैठेंगे, आप अपने फोन को साइड करके बैठेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल बंद कर देंगे सिर्फ 5 दिन के लिए। और 5 दिन कोई ज्यादा नहीं होते बच्चे, 5 दिन कोई ज्यादा नहीं होते। ये 5 दिन आपको एक एग्जामिनेशन को पूरी तरह से 100% डेडिकेट करने हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ खाने और सोने का टाइम लेंगे, उसके अलावा कोई भी टाइम नहीं लेंगे, बाकी सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ पेपर का। बाबू सोना बेबी को थोड़े दिन के लिए साइड पे कर देंगे, उनको इस दिन दिनों में याद नहीं करेंगे, 5 दिन के लिए बोल देंगे आई एम नॉट अवेलेबल, 5 दिन के बाद मिलेंगे। ठीक है जी, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इन चीजों का खासा ध्यान रखेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक। अब ये आपका 60 डेज का रफली मोटा माटी प्लान हो गया, 40 + 15, 55 + 5 डेज, रफली 60 डेज का प्लान हो गया जिसमें आपको करना है प्रिपेयर करना है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जो आपके सेक्शन बी एंड सी के क्वेश्चंस है वो कहाँ कवर होंगे, वो जब मेरे पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस और समरी कवर हो रहा है सेकंड रिवीजन के अंदर, वहीं पर मुझे एडिशन एक और करना है। मुझे यहाँ पर सेक्शन बी एंड सी के क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी एंड सी के यहां पर मेरे को क्वेश्चंस करने हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। सेक्शन बी एंड सी के क्वेश्चंस करने हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, मतलब ये समरी प्लस पीवाई के साथ साथ। यहां पर क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव आपको नॉलेज हो चुकी है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, तो सेक्शन बी एंड सी के क्वेश्चंस फटाफट से साथ में साथ करते चलेंगे। ठीक है जी, और उसमें भी ऑब्वियसली पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस मार्क करते चलेंगे। ये चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। ये अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आप मैं पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं 70+ इन एफआर की। ये 70+ की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आप इसको टू द टी फॉलो करते हैं, देयर इज नो पॉइंट कि आप 70+ नहीं स्कोर करेंगे। पास होना तो दूर की बात, पास तो आप देखो सेकंड रिवीजन में हो गए, थर्ड रिवीजन तक पहुंचते 70+ की तैयारी हो जाएगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। आपको सेक्शन बी एंड सी को भी कंप्लीटली कवर कर लेना है, कहां पर आपको अपनी 15 डे रिवीजन के अंदर, रिवीजन 2 के अंदर। ये अगर आपको बात समझ लगती है तो आपका प्लान बहुत आसान हो जाएगा। ठीक। कुछ रिकमेंडेशंस मेरी, कुछ एडवाइसेस आपसे। पहला, आपको पहला पहली रिवीजन के अंदर ही अपने कॉन्सेप्ट्स को थॉरली कवर कर लेना है। कॉन्सेप्ट पे कोई भी यहां पे ढील नहीं छोड़नी है जी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन निकलेगा। क्वेश्चन है सारे एप्लीकेशन बेस्ड, मेमोरी बेस्ड नहीं है, यहाँ पे रट्टा नहीं चलेगा। वो दिन गए जब रट्टा चलता था, अब यहाँ पर रट्टा नहीं चलेगा बच्चे, कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो आपका वाई वाई इज शुड बी वेरी क्लियर। क्यों कोई चीज पढ़ रहे हैं, क्या है उसका कॉन्सेप्ट, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग 100% चाहिए, अंडरस्टैंडिंग 100% चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको याद कर रहा हूँ। एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी कवर्ड। एंड आपको एक और चीज कवर इंश्योर करनी है, आप 100% कवरेज कर रहे हैं। क्यों इस सिलेबस के अंदर आपका कोई ऐसा गाइडलाइन तो है नहीं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर ही इतने मार्क्स का आएगा, एक मोटा माटी गाइडलाइन है। तो मेरा यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाएंगे। 100% कवरेज कंपलसरी है, अगर छोड़ के गए तो आप 70 से नीचे फिसलेंगे, हो सकता है आप 50 से नीचे भी ना फिसल जाए, तो वो हमें नहीं करना है। हमें 100% कवरेज करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, मैंने पहले ही बोल दिया कैसे करना है। कोई भी एक पब्लिशर, एनी वन पब्लिशर, बच्चे पूछते हैं सर हम ये बुक भी कर ले, ये पब्लिशर भी कर ले, दो तीन दो तीन जो मेजर मेजर पब्लिशर्स है उनकी बात करते हैं कि सर हम इसकी भी कर ले, इसकी भी कर ले क्या, फिर हम स्टडी हब भी कर ले। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन है कोई भी एक पब्लिशर प्लस एसीसी स्टडी हब, ये दो चीजों को कवर जरूर कर लीजिएगा। कोई भी एक पब्लिशर, क्योंकि एक जैसे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, एक जैसे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, लर्निंग पार्टनर्स है सभी के सभी एसीसीए के, तो एक जैसे पॉइंट्स पे क्वेश्चन होते हैं।
तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक पब्लिशर को की बुक को कंप्लीट कर लेंगे विद एसीसी स्टडी हब। अगर आप पीडब्ल्यू के साथ पढ़ रहे हैं तो पीडब्ल्यू का ऑब्वियसली आपके पास ऑलरेडी प्रैक्टिस बुक है, उस प्रैक्टिस बुक के साथ एसीसी स्टडी हब कवर करेंगे। इतना बहुत है क्या? इतना बहुत है? बिल्कुल इतना बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन सी के क्वेश्चंस बिल्कुल करेंगे जी प्रैक्टिस, लेकिन रिवीजन 2 में, रिवीजन 2 विंडो में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। पहली रिवीजन विंडो में इसको छोड़ देंगे। पहले में हमारा फोकस क्या रहने वाला है? कॉन्सेप्ट को पक्का करना, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, उसके ऊपर बेसिक बेसिक लेयर्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। उसके बाद हम सेक्शन सी को रिवीजन 2 में कवर करेंगे। फिर एक और बात जो मैंने पहले ही बोल दी है, पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हर जगह मार्क करके चलेंगे, हर जगह मार्क करके चलेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर। मैं सच में बोल रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये आपको 30 से 40%, 30 से 40% आपके चांसेस ऑफ पासिंग एंड चांसेस ऑफ स्कोरिंग 70+ आपको इंप्रूव कर देगा, आपके बढ़ा देगा। रिपीट करिए ज्यादा, मोर देन वेराइटी। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये भी बुक कर लूं, ये भी बुक कर लूं, ये भी बुक कर लूं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, एज ए सेड, सेम क्वेश्चंस को रिपीट करिए, उसमें ज्यादा इंपैक्ट आता है। ये स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। प्रैक्टिस का मतलब सेम चीज को बार बार रिपीट करना भी होता है। प्रैक्टिस का मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करना ही नहीं होता है। तो अगर आप एक अच्छा पब्लिशर कर रहे हैं विद एसीसी स्टडी हब, दैट इज मोर देन इनफ। आपको क्या करना है, एज ए सेड, आपको क्या करना है, एक पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बस नोट करते जाना है, पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस नोट करते जाना है, उनको ही रिवाइज करना है। नया पब्लिशर भी उठाएंगे, नया पब्लिशर भी उठाएंगे, तो उनमें भी वही पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए आपका एक या दो पॉइंट्स कोई छूट भी जाते हैं, तो दैट इज ओके नो, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा, दो क्वेश्चन आ जाएंगे, दैट्स इट। पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, जनरली पब्लिशर्स सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे हर पब्लिशर की बुक्स में। तो आपसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, 4 या 5 तरह की बुक्स को फॉलो करने की बजाय एक एक पब्लिशर को फॉलो कीजिए, एक स्टडी हब को उसके साथ फॉलो कर लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। फिर एक बार एटलीस्ट, 1 से 2 बार, 1 to 2 टाइम्स, 1 to 2 टाइम्स एक्सेल के ऊपर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। या फिर आप एसीसीए का स्टडी हब अगर वहां पे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनका एग्जाम जैसा फॉर्मेट है, एग्जाम जैसा कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट है, तो वहां पे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो आप एक्सेल के ऊपर एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप एग्जाम में जाकर आप कहीं से पे चौंक ना जाएं। आपको ऐसा एक सरप्राइज एलिमेंट कोई कोई भी एग्जामिनेशन में नहीं रहना चाहिए। तो वो 1 से 2 बार करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। नहीं तो आपको मैंने बोला है कि एसीसीए का स्टडी हब, एसीसीए के स्टडी हब पे जाके सॉल्व करेंगे तो वो वैसे ही कवर हो जाएगा, वहां पर वैसे ही इसका कवरेज हो जाएगा। ठीक, ठीक। तो इन सारी बातों का आपको निचोड़ अगर बताऊं तो 60 डेज के अंदर प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ। ठीक है जी। 3 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटा फर्स्ट विंडो के अंदर पढ़ेंगे, विच इज विंडो ऑफ 40 डेज। फिर नेक्स्ट विंडो में 15 डेज का विंडो है। रफली हमें 6 से 7 घंटे की कोशिश करनी है, नहीं तो 5 से 6 घंटे इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है। थर्ड विंडो 5 दिन का आखिरी दिन है, जिस दिन सब कुछ भूल जाना है, उसके अंदर पूरा पूरा एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस होने वाला है। ठीक है। फर्स्ट विंडो में आपको कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली कवर करने हैं, विद रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन ए के। अगर अगर इसके इसमें आपको और बूस्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को, तो समरी साथ में बना के चलिए। नहीं तो वन कंपल्शन, मैंने पहले ही बोल दी कि एक कंपल्शन है, हर क्वेश्चन के साथ पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आपको मार्क करके चलने हैं। नेक्स्ट 15 दिन के अंदर मैंने बोला आपको इस पूरा से दोबारा समरी रीड करना है, पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस करने हैं, और सेक्शन सी के क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन बी एंड सी के क्वेश्चंस करने हैं, और उनके अंदर भी पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस नोट कर लेने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके 15 डेज, सबसे क्रूशियल 15 डेज होने वाले हैं, सबसे क्रूशियल 15 डेज। क्योंकि ये आपकी फर्स्ट रिवीजन, जो आपका फाउंडेशन है, उसके ऊपर आप कैसे इसको बिल्ड करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, ये 15 डेज डिसाइड करेंगे। तो ये सबसे क्रूशियल 15 डेज हैं, इनका ध्यान जरूर रखिएगा। ये अच्छे से निकल गए तो आखिरी 5 दिन काफी इजी निकलेंगे, आखिरी 5 डेज काफी इजी निकलेंगे। आपके पास सॉर्टेड क्वेश्चंस होंगे, सॉर्टेड पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस होंगे, सॉर्टेड समरी होगी, और उसको लास्ट में बस आखिरी 5 दिन के अंदर क्विकली रिवाइज करना है, क्विकली रिवाइज करना है। एक मेरी उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है जी, रिक्वेस्ट है, आपको आखिरी दिन के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आखिरी दिन आपको अपनी बुक्स को जल्दी छोड़ देना है। सर ये कैसी बात कर रहे हो? एग्जाम से एक दिन पहले आपको अच्छे से रेस्ट लेना है, अपनी माइंड को फ्रेश रखना है फॉर द एग्जामिनेशन। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम ओवरबर्डन हो जाते हैं, हम ओवरबर्डन हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम सोते हैं, सोते हुए सपने के अंदर भी कैलकुलेशन चल रही होती है,
वो सपने में बच्चा सोते हुए कंसोलिडेशन कर रहा होता है, सोते हुए बच्चे के दिमाग के अंदर घूम रहा होता है कि ये एसेट होगा नहीं होगा, पीपी होगा नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी कि नहीं। वैसा नहीं करना है। खुद के माइंड को फ्रेश रखना है फॉर द एग्जामिनेशन, स्ट्रेस नहीं लेना है। जो प्रेपरेशन आपकी लास्ट डे तक हो गई है, अपनी टाइमली बुक्स छोड़ दो, टाइमली बुक्स छोड़ दो, टाइमली बिफोर द प्रीवियस डे टाइमली सो जाइए एग्जाम से पिछले दिन, टाइमली अपने एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकलिए और टाइमली वहां पर पहुंचिए। लास्ट मोमेंट किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैनिक अगर क्रिएट हो जाता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठेंगे तो आपके 10-15 मिनट या कई बार आधा आधा घंटा सिर्फ अपने आप को काम करने में निकल जाते हैं, एंड दैट इज लॉस ऑफ टाइम। और टारगेट आपका एग्जामिनेशन देते हुए 85 प्लस का होना चाहिए, उसके लिए आप ऑप्टिमिस्टिक रहने चाहिए। आपको टारगेट 85 प्लस करना है। अगर आप उसका टारगेट करेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 70 प्लस आएंगे। आपकी प्रेपरेशन थ्रू आउट माइंड में जो आपका टारगेट होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी 70 प्लस, दैट शुड बी 85 प्लस, तब 70 आएंगे, तब 70 आएंगे, और ऐसा होता है। ठीक है जी। तो ये बेसिक चीजों का आपको बहुत खासा ध्यान रखना है। इसी के साथ इसी के साथ मैं आपको आपसे आज के लिए अलविदा अलविदा लूंगा। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आई होप आप तैयारी को एंजॉय कर रहे हैं, एसीसी की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ाना बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी आपसे उम्मीद है कि मैंने जो ये आपको टिप्स दिए वो आप अप्लाई करेंगे और एफआर में 70 प्लस अपने लिए सिक्योर करेंगे और गारंटी करेंगे। ठीक है जी। ऑन दैट नोट, दुआ सलाम कबूल कीजिए। नमस्कार। जल्दी मिलेंगे और प्रिपरेशन वीडियोस के साथ।